नमस्कार। अरुणाचल उदय में आपका स्वागत है और सबको एक साथ अरुणाचल को के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं तो इस प्रोग्राम की शुरुआत करें। और जोश भरा शुरुआत जो है आज मैं करना चाहूंगा। लोगों को कहते हैं कि भाई नेता चाहे कुछ भी कर ले, ब्यूरोक्रेट्स जो है वो कहेंगे तो वो सही होगा, क्योंकि जो नेता जो बोलते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का काम जो है ब्यूरोक्रेट्स करते हैं और उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब उनके नेता जो है जो इस तरीके से कोई बातें कहते हैं। लेकिन जो भी चीजें आज यहां पर कही गई हैं वो ऑलरेडी अरुणाचल प्रदेश में अपना शेप ले रही है, और या यूं कहें कि ऑलरेडी शेप ले चुकी है कुछ बातें। मैं शुरुआत करूंगा, हमारे साथ श्री सोनम चौबे जी हैं, आपका स्वागत है, कमिश्नर हैं HCM गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के। इनके लिए एक बार जोरदार ताली, एक बार इनको के लिए स्वागत करें। RK शर्मा जी हमारे साथ है, सेक्रेटरी ऑफ प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और हमारे साथ हैं रानपुआ नोगोवा जी, सेक्रेटरी है टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश की। और शुरुआत मैं टूरिज्म के जो हमारे सेक्रेटरी हैं उन्हीं से करना चाहूंगा, क्योंकि टूरिज्म पे बहुत बात हुई है और टूरिज्म के स्कोप को, चूंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं और कहते हैं जो उत्तर से दक्षिण या पूरब से पश्चिम जहां भी जाइए आप वहां पर देखने और पूरी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन आपके लिए देखने की जगह जो है वो कम पड़ जाएंगी। और अरुणाचल प्रदेश में अपने आप में ऐसी जगह है और इतनी ज्यादा वहां पर टूरिज्म का स्कोप है और टूरिज्म के लिए इतना ज्यादा सब कुछ है, लेकिन लोगों के सामने वो आ नहीं पाया। लेकिन इन्हीं चीज को लाने के लिए अरुणाचल प्रदेश लगातार प्रयासरत है और टूरिज्म डिपार्टमेंट अरुणाचल प्रदेश ने बहुत ही अच्छा काम किया। उनके क्या क्या प्रोग्राम्स है मैं एक बार चाहूंगा कि खुद जो हमारे साथ सेक्रेटरी है विभाग के वो खुद बताएंगे कि क्या क्या है और क्यों भारत अरुणाचल आए। गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले थैंक यू सिटीजन न्यूज़ वालों के कि हम लोग को इनवाइट किया और अपने टूरिज्म अरुणाचल जो पोटेंशियल है टूरिज्म इन अरुणाचल प्रदेश उसको शोकेस करने के लिए। अपने DCM सर ने सारे कुछ बता चुके हैं, तो मैं कुछ अभी आप पूछ रहे हैं कि वहाँ क्या क्या पोटेंशियल्स है और क्या क्या स्कीम्स वहाँ पर लागू है। तो सबसे पहले तो मैं, क्योंकि अरुणाचल इज नॉन फॉर एज ए स्टेट लाइक फेस्टिवल सबसे ज्यादा मनाया जाता है, क्योंकि अरुणाचल इज ए होम फॉर 23 मेजर ट्राइब्स एंड मोर देन 100 सब ट्राइब्स। तो जो 23 मेजर सब जो ट्राइब्स है उसके अलग अलग फेस्टिवल्स है, जैसे कि ड्री ऑफ अपरानीस, सोलुंग ऑफ आदिस, ऐसा बहुत सारे फेस्टिवल्स है वहां पे। सिमिलरली उससे बड़ा इवेंट लास्ट कल, जैसे कि बहुत सारे यंगस्टर्स है यहाँ में, तो जीरो फेस्टिवल म्यूजिक एट जीरो, जो अभी सर से भी पूछे थे कि जीरो कहाँ है, तो वहां में नॉट ओनली फेमस फॉर दैट जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक बट ऑल्सो वी हैव सबसे बड़ा शिवलिंग, इंडिया के सबसे नेचुरली ग्रोथ जो शिवलिंग है वो जीरो में है। वहां में शिवरात्रि के समय उसमें भी नॉट ओनली परशुराम कुंड, लेकिन जीरो में भी लाखों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं और रिलीजियस जो टूरिज्म मेनली वहां पे आते हैं। और वहां में जो जैसे कि रिसेंटली हम लोग ये भी फेमिना मिस इंडिया के थ्रू से जो टॉप 5 आई वुड से ऑल द स्पॉट्स इन अरुणाचल प्रदेश, ऑल द डेस्टिनेशन आर वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन हम लोग ने फिलहाल क्योंकि सारा बजट को हम लोग 1 by 1 हम लोग फोकस कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग जैसे कि तावांग, जीरो, अनिनी, मेचुका, नामसाई, उसको हम लोग प्रमोट करने के लिए हम लोग फेमिना मिस इंडिया 24 का विनर्स, 23 का विनर्स और फर्स्ट रनर्स अप, उसके थ्रू वो लोग का हेल्प से हम लोग उसको एक कैलेंडर लॉन्च किया है उसको शोकेस करने के लिए कि सुंदर जो वहाँ के डेस्टिनेशन है उसको शोकेस करने के लिए। और वहाँ में और बहुत सारी चीज़ है, जैसे कि रिसेंटली हम लोग साकेत में दिल्ली में GI फेस्टिवल भी हम लोग सेलिब्रेट किया था, जिसमें हम लोग का वहाँ का रिच जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, वहाँ के कल्चर्स है, उसको शोकेस किया, वहाँ के क्यूजिन्स को हम लोग शोकेस किया है साकेत में। तो ये कैलेंडर इवेंट बना रहे हैं। वी ऑल्सो हैव सिमिलर फेस्टिवल्स लाइक बेस्कॉन। वी हैव अभी रिसेंटली 3rd नेशनल एडवेंचर रेसिंग चैंपियनशिप मेचुका में खत्म हुआ है, उसमें 22 टीम पार्टिसिपेट किए थे। 2 तो मलेशिया टीम आए थे और 10 स्टेट से पार्टिसिपेट किए हुए थे। और एडवेंचर का फ्रंट में भी तो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश बहुत फैसिलिटीज देता है, जैसे कि स्कीम्स में बोला तो एडवेंचर को प्रमोट करने के लिए जैसे कि कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए होता है, तो उसको चीफ मिनिस्टर अलग अलग स्कीम्स है CMPVY में भी होम स्टेज को प्रमोट करने के लिए देता है।
सेंट्रल गवर्नमेंट से स्वदेश दर्शन और प्रसाद स्कीम के थ्रू से जो रिलीजियस पिलग्रिमेज एरियाज है, डेस्टिनेशन है, जैसे कि परशुराम कुंड में भी अभी सर ने बोला कि इस साल 50 करोड़ कर दिया है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी मोर देन 30 करोड़ कर दिया है उसको डेवलपमेंट के लिए। कल्चरल टूरिज्म के बारे में भी आप लोगों ने काफी कुछ किया है वहां पर, जरा हमारे दर्शकों को बताएं कि कल्चरल टूरिज्म के लिए खास तौर पे क्या किया गया है। और एक जो मैं डेटा देख रहा था उसमें देखा कि डोमेस्टिक टूरिज्म जो है 300 से ज्यादा % का ग्रोथ है वहां पे, और जो इंटरनेशनल है उसमें करीब 300% का ग्रोथ है। तो ये सब कैसे संभव हुआ, ऐसा क्या हुआ? क्योंकि डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों तरीके के टूरिज्म का जो है फुटफॉल बहुत ज्यादा अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है। तो कौन से ऐसे स्कीम है जिनके लिए ये फुटफॉल बढ़ रहे हैं वहां पे? जैसे कि अब डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट जो अराइवल अरुणाचल में, जब आप फिगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कम है। जैसे कि मान के चलिए प्री कोविड समय 2019 में tourism arrival in Arunachal Pradesh was around 5.6 lakhs और 2018 में 5.2 lakhs थे, और at present जो 2024 में the figure is 12.8 lakhs है। 12.8 lakhs आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत कम है, लेकिन for your kind information अरुणाचल का खुद का पॉपुलेशन एज पर 2011 का सेंसस का मुताबिक इट्स 13.8 lakhs, so it's equivalent to the population of अरुणाचल जो टूरिस्ट फुटफॉल है, और वो मोर देन 100% से इंक्रीज हुआ है। और इसका मेन रीजन ये है कि वी हैव मेनी इवेंट्स और बहुत अच्छा डेस्टिनेशंस है। जैसे कि अभी आप लोग नेट में आप लोग देखते होंगे कि जैसे आनिनी फ्लोरिस हो रहा है, तावा मोनेस्ट्री, लार्जेस्ट मोनेस्ट्री इन इंडिया एंड सेकेंड इन द वर्ल्ड। और जैसे कि परशुराम कुंड, अभी सर डीसीएम सर ने बता चुके हैं आप लोगों की लाखों की तादादों में मोर देन 2 lakhs जो विजिट होते हैं सिर्फ मकर संक्रांति के समय। हाँ, तो सिमिलरली जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक जो फेस्टिवल का एंगल से जाएंगे तो उसमें भी लाखों का तादाद में लोग आते हैं, क्योंकि वो 4 days के इवेंट होते हैं। तो वहां सिर्फ सीमित नहीं है, अभी इतना लोगों का डिमांड हो गया कि जीरो म्यूजिक फेस्टिवल, जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक ऑन व्हील वो के रिसेंटली हैदराबाद में कंडक्ट किया है, जिसमें मोर देन 7,000 का विजिटर्स आए हुए थे, और नेक्स्ट दे आर प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज इन पुणे। बिल्कुल, दिन ब दिन ये बढ़ता ही जाएगा, दिन बाई दिन बढ़ता जा रहा है। एडवेंचर जो जैसे कि अभी अरुणाचल का नाम ही लाइक अरुण का आंचल है, ठीक है। तो वी हैव द सीएम सर और डीसीएम सर और ऑनरेबल मिनिस्टर टूरिज्म, वो लोग क्या सोचा है कि एक सनराइज सबसे पहला डोंग में होता है, जो सबसे पहला जो ब्लेसिंग्स मिलता है सूर्य भगवान से वो अरुणाचल को देते हैं। तो उसके नाम पे वी आर ऑर्गेनाइजिंग सनराइज फेस्टिवल, जो कैबिनेट ने अप्रूव किया है फ्रॉम 29 दिसंबर टू 3 जनवरी। तो उसमें आप लोग को मैं इनवाइट करना चाहूंगा कि फर्स्ट सनराइज फेस्टिवल में आप लोग जरूर आइए, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा आप लोग को फायदा होगा, क्योंकि अभी अनएक्सप्लोर एरिया है वो, और फर्स्ट सनराइज फेस्टिवल आपको विटनेस करने मिलेगा। उसमें जैसे कि आप लोग ब्लेसिंग सबसे सूर्य भगवान से आपको ब्लेसिंग मिलेगा। आप उसमें आप जैसे कि 21 जून में आप लोग इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करते हैं, तो उसी तरह आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। वी आर प्लानिंग इन अ बिग इवेंट लाइक सूर्य नमस्कार उसमें कर सकते हैं। फर्स्ट डे मतलब साल का पहला दिन में आप सूर्य भगवान को आप प्रणाम कर रहे हो तो कितना अच्छा लगेंगे। तो उसको भी आप सिमिलरली गोल्डन पगोदा है, ठीक है, वहां में फिर बहुत ऐसा स्थान है वहां में, जैसे कि कल्चर टूरिज्म में, क्योंकि 23 मेजर ट्राइब्स हैव डिफरेंट लाइक लाइफस्टाइल्स, देयर वे ऑफ लाइफ, देयर क्यूजिन्स। तो उसको ट्राई करने के लिए आप आ सकते हैं। आप हर डिस्ट्रिक्ट बातें चल रही है, ऐसा लग रहा है खत्म ही नहीं होगा। पूरा दिन भी अगर लगा दें तो शायद अरुणाचल प्रदेश के टूरिज्म को अगर आप कहें जो इन शॉर्ट में मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जैसे कभी कभी आप लोग को लगता है कि चलो नदी देखने के लिए हम लोग ब्रह्मपुत्र में चला जाता है या अमेजन चला जाता है। कभी आपको लगेगा कि फेस्टिवल देखने के लिए आप चलो वहां कोहिमा चला जाता है, ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल, या आप स्नो एरिया देखने के लिए आप जाना चाहेंगे स्विट्जरलैंड, या कोई एक स्पेसिफिक कंट्री होगा, मतलब एक प्रोडक्ट आपको टूरिस्ट प्रोडक्ट्स आपको देंगे। लेकिन अरुणाचल इज द ओनली प्लेस वेयर यू विल गेट एवरीथिंग इन वन प्लेस। एक प्लेटफॉर्म में आपको सब मिल जाएंगे आपको, बिकॉज अरुणाचल का जो एरिया है 83,746 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें
naturally, geographically, we are endowed with diverse geographical features like वहां में आपको पहाड़ है, नदी है, प्लेट्यूस है, प्लेन्स है, ग्रासलैंड है, बहुत सारे नदियां हैं, तो उसको अनटेप है। तो और साथ जिस तरह बोला है कि एक चीज बोलना भूल गए, वहाँ प्रेम है, प्यार है, प्यार है, over आतिथ्य and है, above सत्कार प्यार, है, संस्कार और है, बिल्कुल, everything। जो अरुणाचल जो है हम लोगों का पूरे भारत को अपनी तरफ खींचता है। आर.के. शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। मैं चाहूंगा, क्योंकि पर्यटन में बात जब शुरू हुई तो मुझे लग रहा है ये खत्म नहीं हुआ, इतना ज्यादा अनटेप्ड एरिया है अरुणाचल प्रदेश में। शर्मा जी, आपने प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट आप देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में, ये जो इतना ज्यादा क्षेत्र है हमारा टूरिज्म का, इतना वास्ट एरिया है, और इस वास्ट एरिया में केवल अरुणाचल प्रदेश सरकार की तरफ से इन्वेस्टमेंट या कोई बाहर के भी इन्वेस्टमेंट आए, क्योंकि इस एरिया को अगर बाहर से एक्सप्लोर किया जाए तो ये राज्य के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक स्रोत भी हो सकता है। तो क्या अरुणाचल प्रदेश इस दिशा में भी काम कर रहा है? सुदर्शन चैनल का धन्यवाद, और आपका भी। जी, थैंक यू। आपने इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछा। इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी इन्वेस्टर अरुणाचल प्रदेश में आकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको सरकार ने सादर आमंत्रित किया है। बहुत से लोग गए हैं, बहुतों ने सूचनाएं इकट्ठी की हैं, और 6 प्रोजेक्ट अभी हाल ही में ग्राउंडेड हुए हैं। इसमें फेरोएलॉइज प्रोडक्ट्स हैं और फूड प्रोसेसिंग के हैं। तो इस तरह कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे अभी ग्राउंडेड हुए हैं। इसके अलावा हाइड्रो पावर सेक्टर में काफ़ी संभावनाएं हैं। हाल ही में हमारी चर्चा अदानी ग्रुप के साथ हुई है। अदानी ग्रुप के साथ ही टाटा ग्रुप के साथ भी हुई है। रिलायंस ग्रुप भी वहाँ पहुँचे हैं। फिर माइनिंग वहाँ पे शुरू होने की वजह से सीमेंट प्रोडक्ट के लिए आदित्य बिरला ग्रुप भी वहाँ पे गए हैं। तो हमें लगता है कि बहुत जल्द इसमें एक बहुत सकारात्मक पहल होगी और काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अरुणाचल प्रदेश में होगा। और इसके लिए सरकार की तरफ से जो सुविधा कर देनी चाहिए, उसके लिए हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट सेल है प्लानिंग डिपार्टमेंट में, और वो इन्वेस्टमेंट सेल एक फैसिलिटेटर का काम करती है, जो सभी विभागों को एक जगह एकत्रित कर उनके साथ इन्वेस्टर्स की बातचीत करवाती है। हमारे यहाँ सिंगल विंडो पोर्टल है, तो एक व्यक्ति जिसे किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट या अन्य कोई क्लियरेंस चाहिए, वो उस सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से अप्लाई कर सकता है। बिल्कुल। एक चीज मैं चौबे जी आपके पास आना चाहता हूँ, सोनम चौबे जी, एक चीज जो देखा पिछले 6 से 7 दशकों में अरुणाचल प्रदेश को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। खासतौर पे अगर डेवलपमेंट के नाम पे लें, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे लें, क्योंकि किसी भी डेवलपमेंट को, किसी भी सेक्टर को आप अगर डेवलप करना चाहते हैं, टैप करना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर देना होगा। और पिछले 6 से 7 दशकों में अरुणाचल प्रदेश शायद इस इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से महरूम रहा है, अलग रहा है, उन्हें नहीं मिला। मोदी जी के आने के बाद या 2014 के बाद से इंफ्रास्ट्रक्चर पर, खासतौर पे फ्रंटियर जो एरिया है, वहां पर जो विकास हुए, वहां पर जो प्रोजेक्ट्स लगे हैं, उनसे अरुणाचल प्रदेश की तस्वीर किस तरीके से बदली है? थैंक यू, शुक्रिया। मैं भी अपने दोस्तों के साथ सुदर्शन न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने सही कहा, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री ने भी बड़ी स्पष्ट रूप से कहा कि पिछले 60 वर्षों तक जो नहीं हुआ है, अगले मतलब लास्ट 10 वर्षों में, 11 वर्षों में काफ़ी प्रगति हुई है। तो उनके पक्ष में माननीय उप मुख्यमंत्री ने काफ़ी आंकड़े भी दिए। जिस तरह जीएसटी भी ग्रोथ हुआ, जिस तरह हमारा ट्रांस अरुणाचल हाईवे 1200 किलोमीटर पूरब के छोर से पश्चिम के छोर तक, सुपर हाईवे, सुपर कार्स जिस तरह जाने लगा, जिस तरह एयरपोर्ट आया, 4 एयरपोर्ट फंक्शनल है, जिस तरह अभी फ्रंटियर हाईवे जो सीमा के नजदीक करीब 40,000 करोड़ के लागत से जो रास्ता बनाए जाएंगे, उसके अलावा जो मानव विकास, ह्यूमन रिसोर्स में जिस तरह निवेश किया है, जिस तरह हमारे पर कैपिटा इनकम डबल हुआ है, तो उस दिशा में देखने से पिछले 10-11 सालों को सही में गोल्डन डेकेड ऑफ अरुणाचल कहा जा सकता है। तो मेरा भी मानना यह है कि इस सरकार में जिस तरह से उत्तर पूर्व को इम्पोर्टेंस मिला है, खास करके अरुणाचल प्रदेश को, हमने बहुत प्रगति की है। वी हैव सीन अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट इन द लास्ट 10-11 ईयर्स। बिल्कुल। एक जो महत्वाकांक्षी योजना चल रही है अरुणाचल प्रदेश में,
मैं अपने तीनों मेहमानों से ये पूछना चाहूंगा, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम वीवीपी को लेकर के काफी चर्चा हो रही है। इससे कह रहे हैं कि एक रिवर्स माइग्रेशन भी हो रहा है इसके चलते वीवीपी के कारण। जो लोग पहले पहाड़ से उतर करके मैदान में आते थे, अब वो मैदान से चढ़ के पहाड़ पे जा रहे हैं। ये सरकार की योजनाओं का असर है और एक तरीके से सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की मिली हुई योजना है, दोनों का इस पे इन्वेस्टमेंट है। मैं इसके बारे में चाहूंगा आर के शर्मा जी, मैं आप चाहूँ तो थोड़ा इस पे संज्ञान करें कि किस तरीके से ये संभव हो पाया वहां। देखिए, वाइब्रेंट विलेज योजना मूलतः माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है और माननीय गृह मंत्री जी ने, जैसा माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बताया कि माननीय गृह मंत्री जी ने अरुणाचल प्रदेश के अब की भाषा में प्रथम गांव किवितु से इसका शुभारंभ किया था। अरुणाचल प्रदेश एक विशाल राज्य है। हम नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े राज्य हैं भूखंड के तौर पे, लेकिन हमारी जनसंख्या बहुत कम है। जितने भी गांव हैं बहुत स्पार्सली पॉपुलेटेड हैं और स्पार्सली पॉपुलेटेड होने के कारण हर सीमावर्ती गांव में सभी सुविधाएं एक ही बार में पहुंचा पाना किसी के लिए भी एकदम से संभव नहीं हो पाता। चुनौतीपूर्ण। दूसरी चीज ये थी कि सीमावर्ती गांव में जो लोग रहते हैं वो देश की रक्षा की प्रथम डिफेंस लाइन में खड़े रहते हैं। हमारी सेनाएं जहां हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज जहां हैं, उनके साथ वो कदम से कदम मिलाकर काम करते हैं, चाहे वो सूचनाएं एकत्रित करने का हो, चाहे उनके साथ सहयोग करने का हो। अपने देश के भूखंड की रक्षा करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहे हैं। तो उनकी सुरक्षा करना सरकार का मूल दायित्व था, परंतु वो स्पार्सली पॉपुलेटेड होने के कारण अब किसी गांव में अगर 4 घर हैं, किसी गांव में अगर 6 घर हैं, कहीं तो 2 भी घर हैं, एक गांव का घर भी हमारे पास है, एक गांव के घर के लिए एक पोलिंग स्टेशन भी बना हुआ है। तो इस प्रकार का भूक्षेत्र और गांव का हिसाब हमारे वहां पे है। तो उन गांवों के लोगों को सभी सुविधाएं किस तरह पहुंचाई जाए, ये सोच को दिमाग में रखते हुए और साथ ही जो गांव हैं उन्हें वाइब्रेंट किस तरह बनाया जाए, वहां पे चहल पहल किस तरह हो, वहां पे बाहर के लोग किस तरह जाएं, क्यों जाएं। अगर वहां कुछ होगा ही नहीं तो कोई जाना ही नहीं चाहेगा। तो भारत के बाकी जगहों के भी लोग वहां पे जाएं, घूमने के लिए जाएं, देखने के लिए जाएं, उन्हें समझने के लिए जाएं और उनके पास जो अपनापन है वो लें और अपना अपनापन उन्हें दें, तब एक एसिमिलेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। और इसी को करने के लिए मूल रूप से ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम बनाया गया। इस प्रोग्राम के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश के नॉर्थ सेक्टर के यानी तिब्बत चाइना बॉर्डर के 455 गांव आते हैं। इन 455 गांवों की जनसंख्या लगभग 65,000 है। पॉपुलेशन डेंसिटी 5 के आसपास है। तो एक गांव में अगर 5 लोगों की डेंसिटी है तो वहां पे सभी सुविधाएं नहीं पहुंच पाती अगर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम नहीं आता। हर गांव में स्कूल बनाना, हर गांव में स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराना, हर गांव में पेयजल उपलब्ध कराना, हर गांव में बिजली पहुंचाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और कठिन कार्य था। अभी सरकार ने कुछ योजनाएं इस तरह बनाई हैं जिनमें उन छोटे छोटे गांवों को जो इनके कॉस्ट नॉर्म्स हैं उस कॉस्ट नॉर्म्स से कवर करना मुश्किल हो रहा था। थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल लेते हैं बिजली विभाग का। वहां एक स्कीम है, उस स्कीम में एक घर के विद्युतीकरण के लिए 85,000 रुपए मिलते हैं। अब अगर 4 घर का गांव है तो 3,40,000 रुपए मिलेंगे और 3,40,000 में बाहर जहां ग्रिड लाइन है वहां से कनेक्शन लाके और उस गांव को इलेक्ट्रीफाइड करना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे गांवों को अब सरकार ने ये कहा है कि हम इन्हें सोलर लाइट से यानी सौर ऊर्जा से
दीपान्वित करेंगे, इनमें बिजली पहुंचाएंगे। ठीक इसी तरह एक गांव में 2 युवा हैं या 4 युवा हैं, उनके लिए एक स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वहां खोलना संभव नहीं है, परंतु उनको एक क्लस्टर के रूप में लेके 4-6 गांव, 8 गांव, 10 गांव का एक क्लस्टर बना के वहाँ के जितने भी युवा हैं उनको मैप किया गया है, कौन किस क्षेत्र में जाना चाहता है, किसकी कहाँ रुचि है, किसकी कितनी कार्य क्षमता है, वो देखते हुए उनकी रुचि के अनुसार उनको स्किल डेवलपमेंट की सुविधा प्रदान की जा रही है। मतलब जो जहां है सरकार की सुविधाएं वहीं उनके डोर स्टेप पे पहुंचे। हाँ, और इसमें सबसे बड़ी बात एक और थी, जो लोग ऊपर रहते थे उसमें काफी सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो बर्फ से ढके रहते हैं, वहां पे खेती मुमकिन नहीं है। जब आपके पास जीविका का साधन ही नहीं होगा तो कोई वहां क्यों रहना चाहेगा? तो उनके लिए ऑल्टरनेट जीविका का क्या साधन हो सकता है, वो भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाता है। तो सभी प्रकार की मूलभूत सुविधा और मूलभूत सुविधा के साथ साथ जो कार्य करने पे लोग उन गांव में रहें, ये इसमें देखा गया है। सरकार उस गांव की आबादी बढ़े, इसके लिए भी कुछ कर रही है। देखिए, 2 चीजें हैं। 455 गांव तो हैं जो नॉर्दर्न बॉर्डर के हैं। अभी हाल ही में करीब 10 दिन पहले भारत सरकार ने 122 और गांवों को इसमें जोड़ा है। वो 122 गांव इंडो म्यांमार, इंडो भूटान और इंडो म्यांमार और इंडो भूटान बॉर्डर के हैं। तो अब ये 3 क्षेत्र इसमें शामिल हो गए। और सबसे बड़ी बात यह थी कि रोड कम्युनिकेशन नहीं था। रोड कम्युनिकेशन नहीं होने के कारण लोग, एक बार जो नीचे आ गया वो फिर वापस जाना नहीं चाहता, और जो ऊपर रह रहा है वो नीचे नहीं आना चाहता वाली एक स्थिति थी। अभी सरकार ने बहुत बड़े कदम उठाए हैं, जैसा माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी कहा और हमारे कमिश्नर साहब ने भी कहा, जो रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लगभग 40,000 करोड़ रुपए के रोड कंस्ट्रक्शंस भारत सरकार करवा रही है। इसके अलावा सिर्फ वाइब्रेंट विलेज के 105 गांवों के लिए 2,205 करोड़ रुपए की धनराशि से रास्ते बनाए जा रहे हैं। तो एक्सेसिबिलिटी जब होगी तो लोग वापस जाएंगे। और एग्जाम्पल है हमारे पास, हुरी दामिन एरिया में, सारली एरिया में बहुत सारे लोग अपने गांव में वापस गए हैं। ये इस प्रोग्राम की एक सफलता है। सफलता है, बिल्कुल। सोनम जी से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। भाषा जो है किसी भी स्टेट को जोड़ने के लिए, किसी भी समाज को जोड़ने के लिए बड़ी अहम भूमिका होती है। और अरुणाचल प्रदेश में ट्राइबल जो भाषाएं हैं, विभिन्न बोलियां हैं, विभिन्न भाषाएं हैं, और उसके बावजूद तीसरी भाषा के रूप में हिंदी का चयन करना ये बड़ा, अभी जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, जो हमारे डीसीएम है, मैं इनको पढ़ रहा था अभी, तो इन्होंने अभी पीएचडी ली है अपनी मूल भाषा में, तो वो भी मैंने देखा। और पीएचडी में इन्होंने केवल पीएचडी ही नहीं ली है, बल्कि उस भाषा में काफी रिसर्च किया है, और उसी भाषा में रामायण और गीता का भी जो है वो क्या, वो मैं देख रहा था। तो मैं उसके लिए आपको बधाई देता हूँ यहीं से आपको, और चाहता हूँ कि ये जो भाषा है, भाषा की जो जरूरत है और ये जो भाषा का जो महत्व है, इसमें बैलेंस बना करके रखना बड़ा जरूरी है अरुणाचल प्रदेश जैसे बॉर्डर स्टेट के लिए। इस चुनौती को आप लोग किस तरीके से टैकल कर रहे हैं? शुक्रिया, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जैसे मेरा साथी ने बताया कि डाइवर्सिटी, इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी, अरुणाचल में 26 जनजाति, मुख्य जनजाति और 100 से भी ज्यादा उप जनजातियां हैं। तो हर एक जनजाति का अपना अपना पेश पोशाक है, अपना भाषा है, अपना रहन सहन है। तो पहले जब नेफा से अरुणाचल बन रहा था अपना ये एज अ स्टेट, एज अ एंटिटी, तो आपस में लिंगुआ फ्रंका, जो कॉमन लिंगुआ फ्रंका है, क्योंकि मैं हमारे साथी का भाषा में एक शब्द भी नहीं समझता हूँ और लाइकवाइज हमारा साथी भी मेरा एक भी नहीं समझता, तो एक कॉमन लैंग्वेज का काफी जरूरी होता था। देन इन द प्रोसेस जब एजुकेशन आया तो कई टीचर्स हमारा नॉर्थ इंडिया से आए, तो उनका जो बोलचाल था हिंदी था, उससे हमारा को बहुत हिंदी सीख मिली। तो नेचुरली ओवर टाइम इवन द पैरामिलिट्री फोर्सेस आया, आर्मी आई, तो उस
स्थिति में क्या हुई कि एक लिंगुआ फ्रैंका बन गया था हिंदी। तो हिंदी इज आवर ब्रिज, एंड हिंदी ने एक नेशनल इंटीग्रेशन का भी बहुत बड़ा काम किया। लेकिन जब ये हुआ और आगे फिर जो आने वाली पीढ़ी है, उन्होंने हिंदी के अलावा बाहर जाके जब पढ़ाई लिखाई किया तो अंग्रेजी को अपना एक भाषा अपनाया। तो उस प्रोसेस में कई बार एक चैलेंज ये जरूर आया कि हमारा अपना जो मातृभाषा है उसको डेंजर और खतरा हुआ। तो जैसे हमारा उप मुख्यमंत्री ने अपना संबोधन में कहा कि इस डेंजर को मद्देनजर रखते हुए हम लोग ने थर्ड लैंग्वेज, हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमने थर्ड लैंग्वेज स्टार्ट किया, ताकि विथ मॉडर्नाइजेशन वी शुड नॉट फॉरगेट आवर कल्चर। तो इस तरह हर एक भाषा का हम लोग ने थर्ड लैंग्वेज के लिए स्कूल्स में टीचिंग के लिए किया और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किया। हमने टेक्स्ट बुक बनाया, लिपि बनाई, कई भाषाओं में लिपि हमने बनाया। तो एक बैलेंसिंग एक्ट करके मॉडर्नाइजेशन का साथ साथ कल्चरल इरोशन ना हो, इस तरह का भी सरकार का बहुत ही स्पष्ट नीति है। ये थर्ड लैंग्वेज के रूप में हिंदी की बात में, ये मैं अगर एनईपी की बात करूं तो क्या एनईपी वहां पर, एनईपी में ये थर्ड लैंग्वेज आप लोगों ने किया या इसके पहले से आप लोग थर्ड लैंग्वेज हिंदी चला रहे हैं? नहीं, ये एनईपी नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी ये स्पष्ट रूप में लिखा है कि एज मॉडर्न एजुकेशन टेक्स प्लेस, हमारा अपना कल्चर और अपना ये इसको भी बरकरार रखना चाहिए। तो पैरेलली दोनों चला, लेकिन राज्य का नीति भी हमेशा से रहा कि अपना मातृभाषा को अहमियत देना चाहिए। राम पवार जी के पास मैं आऊंगा एक बार फिर से टूरिज्म पे। और टूरिज्म की एक बात में, जब मैं अरुणाचल प्रदेश पे स्टडी कर रहा था तो वर्ल्ड वार टू से इसका बड़ा रिश्ता है। और वर्ल्ड वार टू की जो सड़कें हैं, वो जो रास्ता है, उस रास्ते में टूरिज्म को डेवलप करना और उसमें उस रास्ते में पड़ने वाले अरुणाचल प्रदेश के जितने भी गांव हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी ट्राइब्स हैं, उनके कल्चरल, उनकी विरासत को संजोते हुए उसका डेवलपमेंट करना, ये भी आप लोग कर रहे हैं। तो इसमें कितना चुनौती है इसमें करने में, और किस तरीके का सहयोग केंद्र से मिल रहा है, राज्य क्या कर रही है इसमें, इसके बारे में थोड़ा डेवलपमेंट क्या है, ये जरा हमारे दर्शकों को बताएं कि ये कब तक जो है दुनिया को, देश को देखने को मिलेगा, या इसमें अभी टाइम है? वर्ल्ड वार टू सेमेंट्री जो है चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में है, ईस्टर्न अरुणाचल में, जो कि मोर देन 1000 ग्रेवयार्ड्स पाया गया था। तो अभी सरकार भी और वहाँ के लोकल्स भी ये ट्राई कर रहे हैं कि एटलीस्ट वी शुड कनेक्ट विद देयर फैमिली। अगर मान के चलिए अभी तावांग में एक मेजर बॉब कथिंग का है, वहाँ में एक म्यूजियम बनाया गया है। तो मेजर बॉब कथिंग का जो कंट्रीब्यूशन था, तो उसका फैमिली का साथ करने के तो फैमिली वाले आते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग वर्ल्ड वार टू सेमेंट्री में मोर देन 1000 अगर ग्रेवयार्ड्स है, इफ और उसमें नाम भी लिखा गया है, कुछ मैक्सिमम में हम लोग देख सकते हैं नाम वगैरह लिखा हुआ है। तो अगर फैमिली का कनेक्ट करेंगे तो वो इंटरनेशनल से टूरिस्ट भी आएंगे वहां में, जो उसके फैमिली, उसके ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन, इंटरनेशनल टूरिज्म भी इसमें आप, तो उसमें स्टिलवेल रोड भी है, वो वही इलाका पे है। तो वहां में ऑलरेडी एक वेरी रिनाउंड फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज करता है स्टेट स्पॉन्सर, दैट इज अ कैलेंडर इवेंट, पंगसाउ पास इंटरनेशनल फेस्टिवल, जो म्यांमार का बॉर्डर में जो पंगसाउ पास है, तो उसी के पास जो नामपोंग एरिया में सेलिब्रेट करते हैं। उसमें बहुत सारे जो टूरिस्ट आते हैं और बहुत ज्यादा जो म्यूजिक लवर्स है, वहाँ में जो म्यूजिक का शोकेस भी होता है, वेस्टर्न वहाँ के लोकल्स के भी होते हैं, नेशनल वाला से भी जो टूरिस्ट, उसके बाद वहाँ कल्चर शोकेस करते हैं, वहाँ का क्यूजिन शोकेस करते हैं। और वहाँ में जैसे कि वाइन वगैरह भी बहुत फेमस है अरुणाचल का, तो वो सब भी शोकेस करते हैं। तो वहाँ में एक ही एरिया में उससे क्या होता है कि तीनों एरिया का, और वहाँ में गवर्नमेंट ने भी एक वार सेमेंट्री को डेवलप करने के लिए एक म्यूजियम भी बनाई, और वहाँ में अनसंग हीरोज जो देश के लिए और अपने प्रदेश के लिए जो कंट्रीब्यूट किया है, उसके लिए भी जो अनसंग हीरोज के लिए भी एक दुनिया जानती है, जो गुमनामी में या जी रहे हैं, एग्जैक्टली, उनको आप तो उसको भी, हाँ, उसको भी सामने ला रहे हैं। इको टूरिज्म भी आप इसके साथ में कर रहे हैं क्या? हाँ, क्योंकि उसके सामने में जैसे कि ऑनरेबल डीसीएम सर ने आप लोग को बता चुके हैं कि 12 हॉटस्पॉट्स में ऑलरेडी है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में एक बायोस्फीयर रिजर्व है, और 2 नेशनल पार्क्स है, 3 टाइगर रिजर्व है, और 14 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो उसमें से जो नमदफा नेशनल पार्क है और नमदफा टाइगर रिजर्व है, वो
उस जो वार सेमेंट्री के सामने ही हार्डली फ्यू किलोमीटर्स फ्रॉम वार सेमेंट्री, तो दोनों को एक साथ ही डेवलप कर रहे हैं। और नमदफा में कुछ कुछ यूनिक चीजें भी है, जैसे कि एंडेमिक टू टेक प्लेस, जो सिर्फ नमदफा टाइगर रिजर्व या नमदफा नेशनल पार्क में मिलता है, दैट इज नमदफा फ्लाइंग स्क्वेरल। तो ऐसा चीज तो साइमल्टेनियसली, क्योंकि टूरिज्म जो मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी से ही अब उसको डेवलप किया जा सकता है, वन वे से नहीं हो पाएंगे, और उसमें आप सभी का भी कंट्रीब्यूशन चाहिए। और जिस तरह से वी आर वेरी थैंकफुल कि आप लोग ने 1 करोड़ का कमिटमेंट दिया है, तो नॉट ओनली 1 करोड़, फ्यूचर में भी कि ऐसे पार्टनर आप लोग थोड़ा हम लोग को जो वहाँ का जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसको आप लोग थोड़ा सा आप लोग का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल, चाहिए ये होंगे उसी का पार्ट है। जी। थैंक यू सो मच फॉर दैट कॉन्क्लेव इज अ पार्ट ऑफ दैट प्रमोशन। जी। एक चीज कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश के बारे में आप बात करें और ब्रह्मपुत्रा की बात ना करें, अगर आप डैम की बात ना करें, आप मीडोंग की बात ना करें, सियांग नदी की बात नहीं करें, तो मुझे लगता है कि बात अधूरी सी रह जाती है। तो मैं सोनम जी आपके पास आना चाहूंगा। ये जो एक तरीके से कहे जो काउंटर भी हम लोग कर रहे हैं, थोड़ा सा चाइना की तरफ से जो एक डैम बना करके हमें घेरने की जो कोशिश की जा रही है, उस पर भी हम कहेंगे। ये जो डैम के बारे में हालांकि हमारे उप मुख्यमंत्री जी जब यहाँ थे तो उन्होंने बहुत ही क्लियरली सब चीज बता दिया, लेकिन एक बार चाहूंगे आपके नजरिए से भी एक बार उसको हमारे दर्शकों को एक बार साझा करें इस बात को कि चाइना जो हाइडल प्रोजेक्ट बना रहा है ब्रह्मपुत्रा पे, वो हमारे लिए कितना चुनौतीपूर्ण है और हम उस चुनौती को टैकल करने के लिए क्या कर रहे हैं। शुक्रिया। इस विषय पे माननीय उप मुख्यमंत्री ने बहुत ही विस्तार में बताया कि सीमा के ऊपर क्या हो रहा है। फिर हमारे यहाँ पे अपने नदी में सियांग नदी में किस तरह हम उस चुनौती को, चैलेंज को आगे प्रिपेयर्ड होने के लिए किस तरह हम कार्य कर रहे हैं, उन पे स्पष्ट रूप से काफ़ी डिटेल में बताया। देखिए, जहाँ तक जल शक्ति का बात होती है, तो एज फार एज हाइड्रो पावर इज कंसर्न, हमारा जैसे उप मुख्यमंत्री ने भी कहा, हम सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से NHPC, THDC, निपको और SJVN 4 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के साथ 13 गीगावाट का हम पावर जनरेशन कर रहा है। उसका अलावा और 7 गीगावाट विद प्राइवेट प्रोविजन। कहने का मतलब ये है कि पिछले अगला 10 साल में we will be contributing about 17 gigawatt of hydropower for the development of the country and the state. जहाँ तक सियांग नदी का सवाल है, सियांग नदी का पे जो हम बांध की बात कर रहे हैं, वो बिजली के लिए नहीं है, वो वाटर सिक्योरिटी के लिए है। और उस वाटर सिक्योरिटी के लिए जो भी हो सकता है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार एकदम फुल फोर्स पे आगे कार्य कर रहा है और करेंगे। बिल्कुल, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की अपनी एक सीमा है, प्रोग्राम को यहीं पर खत्म करना पड़ेगा। अरुणाचल उदय में अभी के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए सोनम जी आपका, आर.के. शर्मा जी आपका, रोमपाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रोग्राम में आप जुड़े और इस महत्वपूर्ण चर्चा में आप सबने हिस्सा लिया, इसके लिए एक बार फिर से तालियों के साथ इस प्रोग्राम का और इस चर्चा की यहीं पर मैं समापन करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।